अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त बहरानी कैफियत में है और इस बहरानी कैफियत में ही हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों और बेबुनियाद केसेस कायम करने के इल्जाम लग रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों से अचानक साबिक़ खातून अव्वल बुशरा खान की दोस्त फराह खान के खिलाफ मुकदमात कायम हुए, फिर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले की खबर सामने आई और फिर कल रात सहाफ़ी इमरान रियाज को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज को गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो अब तक पुलिस की तहवील में है, क्योंकि आज जब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अटक में इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हुई, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देख सकती है, जिसके बाद इमरान रियाज खान को अटक में सिविल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त की गई, जहां अदालत ने फैसला दिया कि अदालत के पास इस केस को सुनने के लिए दायरा इख्तियार नहीं है। पुलिस मुलजिम को रावलपिंडी की अदालत में पेश करे, जिसके बाद इमरान रियाज खान को रावलपिंडी की स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और रावलपिंडी की अदालत ने भी केस को अपने दायरा कार से बाहर करार देते हुए इमरान रियाज को दोबारा और आज ही अटक अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जबकि पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान ने इमरान रियाज की गिरफ्तारी का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी वीडियो में ऐसी बात की है जिस पर पाकिस्तान पीनल कोड की शिक 121 लागू होती है। ये जो कल साहब गिरफ्तार हुए हैं इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि पीपीसी की दफा 121A के तहत है और इनके खिलाफ 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं। इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है उसमें उन्होंने एक अपनी वीडियो डाउनलोड की, उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला और उस वीडियो के कंटेंट्स क्या है, वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं, रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। राय कायम करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ये राय कायम करते हुए ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, स्टेट ये समझती है कि आर्टिकल 121A अप्लाई होता है, तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज था। कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, काबिल गिरफ्त है, कॉग्निजेबल है, आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि इमरान रियाज खान को जिस FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है वो FIR अटक थाने में दर्ज हुई है और उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान पीनल कोड की शिक 121A दर्ज नहीं है। जो अटक थाने में FIR दर्ज हुई है उसमें इमरान रियाज के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट यानी पीका की 6 शिकें दर्ज की गई हैं, जबकि पाकिस्तान पीनल कोड की शिक 501, 505 और 109 दर्ज की गई है। सिर्फ यही नहीं, FIR में सिर्फ फौज के खिलाफ बयानबाजी को जवाब बनाया गया है, लेकिन वाज़े तौर पर यह नहीं बताया गया कि वो कौन सा बयान है जिसकी वजह से इमरान रियाज पर मुकदमा बनता है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। इमरान रियाज से लेकर फराह खान के खिलाफ मुकदमात का दिफा करने वाले नून लीग के सीनियर रहनुमा और पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, साहब उनके वकील की तरफ से जो बात बताई गई वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस ने 17 मुकदमा दर्ज होने की रिपोर्ट दी थी, जिसके लिए ज़ाहिर है इमरान रियाज खान जमानतें करा रहे थे, मगर ये जो मुकदमा है और ये जो FIR है इसका लाहौर हाई कोर्ट में भी पुलिस ने नहीं बताया था। यानी कि आपने लाहौर हाई कोर्ट से भी छुपाया। आप चाहते थे, पुलिस चाहती थी कि किसी भी तरीके से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करना है, इस मुकदमे का ना अदालत को बताया ना उन्हें बताया, ताकि वो जमानत ना करा ले और आपने गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल में उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे। जी शाहजेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अदालत से बिल्कुल कुछ नहीं छुपाया। जो रिकॉर्ड था वो स्ट्रेट रिकॉर्ड उनके खिलाफ रखा, क्योंकि उनकी ये एक वीडियो मैसेजिंग है जो यूट्यूब पे है और ये ऑफेंस एक कंटिन्यूस ऑफेंस है जो हमारी नज़र में गवर्नमेंट इसको समझती है कि ये ऑफेंस है कि अगर आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करें, आप एक ऐसी पोजीशन लें जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, आप ऐसे उनके ब्रदर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर और उनके बायलैटरल अरेंजमेंट के ऊपर आप एक ऐसी पोजीशन इख्तियार करें जो कि हक़ाइक़ के मुनाफी है, तो गवर्नमेंट ये समझती है कि ये एक बिल्कुल उनकी दुरुस्त पोजीशन नहीं है। बट हैविंग सेड सो, उनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेनेंट्स हैं। प्राइवेट कंप्लेनेंट को हक हासिल है कि वो किसी भी जगह पे जाके उनके खिलाफ अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं और अगर वो दरख्वास्त जो है वो इस काबिल होगी कि उसके अंदर ऐसे मवाद हों जिसके तहत कोई भी कानूनी तौर पे जुर्म बनता हो या जो पीपीसी की दफात को उसको अट्रैक्ट करता हो। अब ये जो इसकी डिस्टिंक्शन है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत, क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑफेंस है, एज मैनी टाइम्स एज यू डू इट एंड एज मैनी टाइम्स एज कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड, तो उसकी क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसकी एक विजिबिलिटी है और वो जब भी कोई सुनता है उससे एग्रीव्ड फील करता है तो वो अथॉरिटीज़ के पास जाता है और जाके बताता है कि जी ये कंप्लेंट है। सो दिस इज़ द केस सर। नहीं, मगर भाई साहब आपको पता ही है कि ऐसे FIRs
कैसे अचानक हो जाती हैं। जब किसी को भी किसी से इख्तलाफ हो, ऐसा नहीं होता कि 17-17 FIR 17-17 शहरों में अचानक किसी शख्स के ख़िलाफ़ हो जाएं। और इस केस में मसला ये है कि जो FIR अटक में हुई है उसमें तारीख़ और जो वक़ुआ का वक्त है वो नामालूम लिखा हुआ है, और जिस शख्स ने FIR जमा कराई है उसने लिखा हुआ है कि इमरान रियाज का ये अमर पूरे पाकिस्तान में देखा और सुना गया, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी की है और पाक फ़ौज की तौहीन करने की कोशिश की है, पाक फ़ौज के इमेज और नेक नामी को नुकसान पहुँचाया है, जो कि एक तकलीफ दे और नाकाबिल बर्दाश्त फेल है। इस FIR में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इमरान रियाज खान ने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से पाक फ़ौज के इमेज को नुकसान पहुंचाया है, किस वक्त कहा है, किस वक्त नहीं कहा है, वक़ुआ कहाँ हुआ है, यूट्यूब पर है या किसी और प्लेटफॉर्म पर है, कौन सी वीडियो है, कौन सी नहीं है। इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी जाके आपके खिलाफ शिकायत करे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी क्या? नहीं, देखिए सर, ये मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन है। फर्दर इसकी ये एक कंटिन्यूस ऑफेंस है। देखिए आजकल ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक एवरीडे इवॉल्विंग सिचुएशंस हैं जिसमें आप इस कंटेंट को, जो कि पाकिस्तान की स्टेट के इंटरेस्ट के मुनाफी होगा, उसको आप कंट्रोल करने के लिए आपके पास और कोई लीवर नहीं है कि यू कैन पुट इट ऑफ और आप उसको शट डाउन कर दें। तो ये तो जब किसी की कंप्लेंट आती है उसके मुताबिक ये तो एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो कि अगर कॉग्निजेबल है तो उसके ऊपर अरेस्ट वारंटेड है, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो अरेस्ट वारंटेड नहीं है। और अगर किसी केस में अरेस्ट हो भी जाती है तो फिर वो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ये इख्तियार होता है कि उसको शख्सी ज़मानत पर भी रिलीज़ कर सकते हैं। बट यहाँ केस डिफरेंट है क्योंकि जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है, इट नॉट जस्ट इमरान रियाज खान, ये देखें एक कंटिन्यूस पोजीशन है। मैं किसी की तरफ से ये बात आज़ादी इजहार का, आप जानते हैं शाहजेब साहब, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, बट टू द सर्टन लिमिटेशंस, उसकी जो हदूद व क़यूद आइन ने तय कर दी हैं, उसके बियॉन्ड अगर वो किसी तरह से मलिशियस साबित होती हैं, उसके बियॉन्ड अगर वो किसी वजह से मेलिस पर बेस्ड हैं, वो किसी और के राइट्स को इन्फ्रिंज करती हैं या किसी को मेलाइन करती हैं, तो ये हक तो किसी को नहीं दिया जा सकता। आज़ादी इजहार कभी नेगेटिव कॉनोटेशन पे आप तनकीद कर सकते हैं, हक हासिल है तनकीद बराए इस्लाह का भी, तनकीद बाय तनकीद भी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अगर वो तनकीद इस हद तक गुजर जाए कि वो मुझे डिग्रेड करे, वो मेरे खिलाफ एक फॉल्स, एक फैब्रिकेटेड पोजीशन क्रिएट कर दे और ऐसी कर दे जिससे मेरा नेशनल इंटरेस्ट इंजर हो रहा हो, तो फिर इन्वेस्टिगेशन करना तो मेरा राइट है। और अगर वो कॉग्निजेबल है तो फिर उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन किस बुनियाद पर करेंगे? एक बंदा आया पुलिस में FIR कराने तो उससे पूछेगी नहीं पुलिस कि भाई ये वक़ुआ कहाँ हुआ है, कब हुआ है, जरा वीडियो हमें भी दिखाइए, जिस वीडियो की बुनियाद पर आप किसी शख्स के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं कि इस शख्स ने पाक फौज के इमेज को तबाह किया है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो पुलिस पहले वीडियो देखेगी, पहले एविडेंस देखेगी, फिर उसकी बुनियाद पर यह फैसला करेगी कि उस शख्स को गिरफ्तार करना या नहीं करना। या फिर ऐसा होगा कि एक शख्स को बस गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि हुकूमत वक्त या फिर रियासत वक्त चाहती है, रियासत चाहती है कि उसको गिरफ्तार करना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और आपने सेक्शन 121 का हवाला दिया। अब वो 121 तो ये कहता है कि वेजिंग whoever wages war against पाकिस्तान और अटेम्प्ट्स टू वेज सच वॉर, तो ऐसी कौन सी जंग छेड़ दी है इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान के खिलाफ? और ये तो FIR में भी नहीं है, उसमें तो पीका की शिकें हैं और ताज़ीरात पाकिस्तान की कुछ शिकें हैं जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये 121 तो है ही नहीं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया मलिक साहब। जी देखिए शाहजेब साहब, मैं क्योंकि ये सीरीज ऑफ FIRs हैं, मैंने जब अपनी प्रेस टॉक की थी, अगर उसको आप इन टोटल देखते तो उसमें उसकी वजाहत आ जाती। ये जस्ट एक वन अलोन स्टैंड केस नहीं है। इनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई हैं उसमें ऐसी भी कंप्लेंट्स मौजूद है जिसमें वो बड़ा उनकी यूट्यूब को मैंने आफ्टर ऑल दिस हैज़ हैपेंड उसके एक पेरूजल के बाद हमारे सामने उनके ऐसे कंटेंट आए जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि हमारे जो स्टेट फंक्शनरीज हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और वो इस वक्त ऐसा काम करेंगे कि वहाँ से कुछ फाइनेंशियल एड की बात करेंगे और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे कि उसको लेकर वो पाकिस्तान में एक साजिश की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत जो कि एक बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में थी और उसके ऊपर खड़ी की गई हुकूमत के लिए वो वहाँ से फंड्स लाएंगे और उसको इस्तेहकाम बख्शेंगे। नो यू टेल मी सर, आफ्टर लिसनिंग टू दिस व्हाट शुड आई डू? ऐसा मगर इसमें मसला ये है कि ज़ाहिर है मैंने भी प्रोग्राम की तैयारी के लिए उनकी कुछ जाके वीलॉग्स देखे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं। यहाँ तक कि जो असद तूर का वाक़या हुआ, अबसार आलम साहब का वाक़या हुआ, हामिद मीर साहब के वाक़यात हुए और उनकी जिस तरीके से ज़बाबंदी की कोशिश की गई या जिस तरीके से उन्हें उठाया गया, उसके ऊपर बहुत ही काबिल एतराज़ और अफसोसनाक वीलॉग्स हैं इमरान रियाज खान के जिन पर अफसोस होता है। मगर
मसला ये है कि इस सब का हल ये नहीं है कि आप उनके खिलाफ, अगर उन्होंने किसी के साथ ज्यादती की है तो उनके साथ भी ज्यादती की जाए। उसका मतलब ये है कि उनके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाए। अब कानून तो देखिए ना, नैब के का जो कानून है वो भी कहता है कि गिरफ्तारी जायज़ है, मगर क्या आपके रहनुमा जितने भी गिरफ्तार हुए वो जायज़ गिरफ्तार हुए थे, गलत गिरफ्तार हुए थे ना? तो कानून में अगर यहाँ इमरान रियाज खान के लिए आप गुंजाइश निकाल रहे हैं गिरफ्तारी की, तो कानून तो ना बताएं। कानून का गलत और सही इस्तेमाल तो हमने माजी में देखा है, तो अभी भी गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, देखिए शाहजेब साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा मसला, मैं इस वजह से नहीं कि इमरान रियाज ने हामिद मीर के टाइम पे क्या कहा या मतीउल्लाह के टाइम पे क्या कहा या उन्होंने तूर साहब के मामले में क्या कहा, दैट लिविंग दैट असाइड, मेरा मसला थोड़ा सा इससे ब्रॉडर है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, ये जो सिलसिला चल निकला है कि अगर मुझे कोई ऐसा इख्तलाफ पैदा होता है तो मैं उन स्टेट ऑफिशल्स पे, उन स्टेट फंक्शनरीज पे जो कि रियासत पाकिस्तान के एक अहम जुज़ हैं, उनको हक़ाइक़ के मुनाफी मैं गवर्नमेंट्स को एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दूं, मैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर दूं और मेरी एक नॉन पॉलिटिकल पोजीशन हो, और अगर अपनी नॉन पॉलिटिकल पोजीशन से मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूं जो राइटफुली सेडिशियस भी है, अगेंस्ट द फैक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर एक अपनी कतगन भी लगाता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस है, तो आई हैव टू एक्सप्लेन दैट सर। और ये जो केसेस हैं जिनकी लिस्ट है 14, 16, 18 केसेस की जो इमरान रियाज के खिलाफ हैं, अगर इन मुकदमात में उनके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई पोजीशन है, कोर्ट ऑफ लॉज अवेलेबल है, वहाँ पर प्रोसिक्यूटर्स बात कर रहे हैं, अगर अदालत उनको ये हक देती है कि वो अपना मुकदमा वहाँ पर पेश करें और उनको बेल का राइट भी देती है, तो आई विल बी नोबडी, मैं उसको किसी तौर पे मलिक साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं जो इल्ज़ाम की मेरिट है आपकी, उस पर नहीं सवाल उठा रहा हूँ। ज़ाहिर उसका अदालत ने फैसला करना है। इस प्रोग्राम के लिए हमने उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं, बॉर्डर लाइन हेट स्पीच भी है, नूर मुकद्दम के केस में उन्होंने जो बात की है। मगर मैं आपसे सवाल सिर्फ ये कर रहा हूँ, जैसे बरतानिया है, पाकिस्तान में एक चैनल है, उसने बहुत सारी झूठी बातें की, बरतानिया में बहुत सारे मुकदमात उस चैनल पर हुए, वो चैनल बहुत सारे मुकदमात हारा, उसने जुर्माने भी भरे, उसने माफिया भी मांगी, और सूरत हाल ये हो गई कि वो चैनल अब अपने नाम के साथ बरतानिया में ऑपरेट नहीं करता। फिर ये होता है कि दूसरे नाम के साथ ऑपरेट कर रहा है, उसके बावजूद जो प्रोग्राम वो पाकिस्तान में चलाता है बरतानिया में नहीं चला पाता। मगर कोई नहीं है जो ये कहता हो कि जी जो उनका आज़ादी इज़हार राय है उस चैनल का, उस पर हमला हो गया। हालांकि देखिए कितनी कार्रवाई हो गई कि चैनल अपने नाम से ऑपरेट नहीं कर सकता, और वो बरतानिया में वो झूठ नहीं चलाता जो पाकिस्तान में चलाता है, मगर पाकिस्तान में तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो आपने गिरफ्तारी क्यों करनी है? सिविल लॉ को मजबूत करके क्यों केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना है, जिसकी वजह से लोग झूठ ना बोलें या फिर लोग इस किस्म की किरदार कुशी ना कर रहे हो लोगों की। ये तो ऐसा लगता है ना जैसे रियासत बस ये बताना चाह रही है कि हमसे पंगा लिया है तो देखो तुम्हारा ये हाल करेंगे, तुम्हें जेल में बंद करेंगे। तो वही वाला रवैया है जिसको आप भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जी शाहजेब साहब, मैं पार्टली आई एम इन एग्रीमेंट विद यू कि अगर मैं तो कह रहा हूँ कि इस पर एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। मैंने तो आपके पास आने से पहले एक दो और मीडिया इंटरेक्शंस में मैं कह कर रहा हूँ कि येस दिस लॉज नीड टू बी, इनकी ऐसी सूरत आनी चाहिए जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के और बरतानिया के आज़ादी इजहार के जो हक दिए गए हैं उनके अंदर फ़र्क है। बरतानिया का आज़ादी इजहार का जो हक है वो जिस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इम्पोज करता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 19A की जो सेकंड हाफ है उसको आप अगर देखेंगे तो उसमें बड़े क्लियर प्रोवाइजोज हैं कि अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ कहीं पर बात करेंगे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की बात करेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ कहीं बात करेंगे, तो उस सूरत में लॉ ने कैसे एक्ट करना है। उस सूरत में जब हम PPC के वो सेक्शन 120 के चैप्टर से गोइंग टूवर्ड्स आगे 121, 122 उसकी सारी तफसील तक आप चले जाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जो इमरान रियाज खान के ये जो वीलॉग्स हैं, यूट्यूब्स हैं, डिफरेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी जो भी वो बात कर रहे हैं, इस बहस को पीछे छोड़ते हुए, हाँ मैं इस बात से आपसे इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़त को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज खान
एक अदारे के साथ भी मुंसलिक थे जो कि सहाफ़ती अदारा था, लेकिन उन्होंने मिस यूज़ ऑफ हिज पोजीशन किया। ये आप मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपके पास बैठा हूँ, कई लोग हैं यहाँ पर जिनकी एक क्रेडिबल पोजीशन है, जिनकी बात सुनी भी जाती है, देखी भी जाती है। अगर आप एक पोजीशन ले लेंगे एज ए जर्नलिस्ट और पोजीशन लेने के बाद एक एक्टिविस्ट के तौर पे आप काम करेंगे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे, और एक खास एजेंडे को परसू करेंगे, तो देन सर यू लूज सर्टन राइट्स देयर। और वो कैसे करते हैं? क्योंकि उसके वक्त आप एक टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो टूल स्टेट के खिलाफ, मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ करें मुझे एतराज नहीं है, स्टेट के खिलाफ करेंगे तो मुझे एतराज है, और स्टेट के खिलाफ करने पर ही ये कवानीन इन एक्शन आते हैं। अगर कोई सहाफ़ी भी करे तो उसको भी इजाज़त नहीं है, कोई शख्स अगर सहाफ़त से हटके करे उसको भी इजाज़त नहीं है। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई अपनी पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा हो तो उसका इलाज ये नहीं है कि रियासत भी और हुकूमत भी अपनी जो इख्तियार है उसको मिसयूज़ कर रही हो, और उस इख्तियार को मिसयूज़ करने के बाद सज़ा की बजाय और अदालतों के ज़रिए सज़ा की बजाय सबक सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्पिरिट है उसका यही रहेगा। ये नहीं होगा कि जी एक केस से दूसरे केस में गिरफ्तार करके रख के और सबक सिखाना है और दूसरों को भी पैगाम देना है कि आपने ये नहीं करना है। मगर एक और केस है, मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। मलिक साहब, आपने फराह खान पर इल्ज़ाम लगाया, आपने और अता तारर साहब ने, कि जी इनको जो फैसलाबाद में ज़मीन दी गई है वो कवानीन से हट के दी गई है। अब उन्हें नवंबर दिसंबर में मिली, आपने कहा कि जी ये बहुत सस्ती दे दी है, 60 करोड़ की ज़मीन 8 करोड़ की दे दी है। मगर यही ज़मीन उन्हीं इलाकों में 10 एकड़ की नहीं 4 एकड़ की अयाज सादिक साहब को अलॉट होती है, अप्रैल में जाके अलॉट होती है, उसी कीमत पर अलॉट होती है। तो आप वहाँ पे भी टारगेटिंग कर रहे हैं किसी भी तरीके से सबक ही सिखाने के लिए। नहीं देखिए शाहज़ेब साहब, इसमें एक इशू जो है वहाँ पे जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी प्राइस असेसमेंट का अभी भी कोई मामला है। लेकिन इनके केस में और अयाज सादिक साहब के केस में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी एंटी करप्शन इसकी इंक्वायरी कर रही है और हमारा ये ख्याल है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट हासिल किया है। अयाज सादिक साहब कैसे गेन कर सकते थे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट? वो तो तब की ऑपोजिशन थे, और उस वक्त अगर वो कोई ऐसी चीज़ करते जिसमें हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल करके अपने लिए कोई नफ़ा हासिल करना होता तो फिर तो यस बिल्कुल काबिल एतराज़ होता। और अगर अयाज सादिक साहब की वो पोजीशन, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कैटेगराइजेशंस हैं, अगर वो फिटबिक की प्रॉपर्टी है, फिटबिक इकनॉमिक जोन्स के लिए अपनी लैंड को अवेलेबल करती है, उसके ऊपर कुछ टैरिफ्स उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं कि कौन सा प्लॉट किस पर्पज़ के लिए होगा, अगर वो उसकी उस कैटेगरी में फॉल करता है तो वो डिफरेंट कैटेगरीज है। वहाँ पर ये कैटेगरी भी है जो कि फ्री इकनॉमिक जोन के एतबार से मुझे एक टैक्स फ्री प्लॉट देती है, मुझे अगले 10 साल के लिए टैक्स हेवन प्रोवाइड करती है। ये जो आपकी लॉजिक है, ये जो आपकी लॉजिक है, जाहिर इसमें वजन है कि अयाज सादिक साहब तो अपोजिशन में थे, उन्हें हुकूमत, वो कैसे हुकूमत से फ़ायदा ले सकते थे? तो ये काउंटर सवाल भी पैदा होता है कि अगर 83 लाख रुपए फ़ी एकड़ ज़मीन फराह खान को मिली और अगर फराह खान को फ़ायदा दिया गया था क्योंकि ये बुशरा बीबी के करीब थी, तो 83 लाख रुपए फ़ी एकड़ ही ज़मीन क्यों अयाज सादिक को दी गई? क्योंकि वो तो उन्हें तो फ़ायदा नहीं देना था ना, वो तो बुशरा बीबी से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। नहीं शाहज़ेब साहब, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था कि अगर लेट्स से कि मैंने एक फीडबैक अथॉरिटी क्रिएट की है तो उसकी कैटेगराइजेशन है, सर्टेन सेट्स हैं वहाँ पर, प्लॉट्स के डिफरेंट नेचर के प्लॉट्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए। एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसके लिए हम इसको टैक्स फ्री करते हैं, हम वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाते हैं, तो उनको हम एक सर्टेन तरह की छूट देते हैं। मतलब आप देख लीजिएगा उनकी प्लॉट्स की प्राइसेस भी उनकी, मलिक साहब देखें अब सेम है, आप देख लीजिएगा अयाज सादिक साहब को भी उसी एरिया में अलॉटमेंट हुई है, उसी प्राइस पर अलॉटमेंट हुई है, उसी तरीके से अलॉटमेंट हुई है, वो सेम हुआ है। बगैर के टारगेटिंग जो आपके खिलाफ होती थी, जो गलतियां इमरान खान साहब ने की, जो बोया वो आज काट रहे हैं, अगर आप भी उसी तरीके से बोएंगे तो फिर उसी तरीके से काटेंगे मलिक साहब। अगर आप टारगेटिंग करेंगे, एहतसाब की जगह इंतकाम करेंगे। मैं सर आपको अश्योर कर सकता हूँ, वी कैन कीप इट ऑन सम अदर डे आपके प्रोग्राम में। मैं सारी डिटेल एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ से जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनसे लेने के बाद आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये एब्सोल्युटली क्लियर है आपके सामने, 3 माह से हमारी हुकूमत है, हमने अभी तक इनके बड़े बड़े क्लियर आपसे छुपे हुए नहीं हैं। अगर हम इनके शुगर स्कैंडल को प्रोब करेंगे तो आधी से ज़्यादा फेडरल कैबिनेट अंदर होगी। पंजाब की प्रोविंशियल कैबिनेट जो अथॉरिटीज़ जिनके ऊपर ये जुर्म जाता है कि किन्होंने सब्सिडीज दी थी अंदर होगी। वीट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये सब कुछ होगा। पर आपके सवाल को अपने सामने रखते हुए ये गवर्नमेंट अपनी एहतियात का दामन, जहाँ पर बहुत ग्लेरिंग
और इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। ये अपनी इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। मुकदमात पर सियासत की बुनियाद इन्होंने रखी है, हमने नहीं। मुकदमात पर लोगों को दीवार के साथ लगाना इनका वतीरा था, हमारा नहीं। इन 3-4 माह में जब से भी ये गवर्नमेंट कायम है, आई कैन एश्योर यू कि पंजाब गवर्नमेंट ने सब कुछ होते हुए, वसाइल के होते हुए, इतलात के होते हुए, हम प्रॉपरली प्रोब कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर किसी केस के अंदर हमें, और बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं, यहां पर करप्शन की वो कहानियां होश रुबा, वंस ये आपके सामने आएंगी तो उसकी नजीर आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के खजाने को, पंजाब के खजाने को जिस बेदर्दी से लूटा गया इनके 3-4 सालों में, उसकी कोई नजीर नहीं मिलेगी। मैं आपको बता सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बातें भी महज तहरीक इंसाफ की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक और बयानियां बनाने तक नहीं होंगी, साबित करने तक भी होंगी। अगर आप कह रहे हैं कि आपको यकीन है तो उम्मीद करते हैं कि वो केसेस की सूरत में भी और सियासी एहतसाब या सियासी इंतकाम नहीं हो रहा होगा, एहतसाब हो रहा होगा। आखिरी क्वेश्चन, इमरान खान साहब ने आज कहा है 20 आउट ऑफ 20, 20 में से 20 की 20 सीटें जीत जाएंगे। मेरे इल्म में है कि आप खुद कैंपेन में इस वक्त मसरूफ हैं। आपको लग रहा है कि 20 की 20 तहरीक इंसाफ निकल जाएगी? आपको तो 9 चाहिए। अगर वो 9 भी आपको नहीं जीतने देंगे तो आपकी हुकूमत गई पंजाब में। देखिए, मैं एहतराम का दामन मलहूज रखते हुए कहूँगा, एक दीवाने की बढ़ से ज़्यादा क्या हो सकती है। मुझे तो लगता है 20 के 20 तो इनके पास अपने कैंडिडेट्स भी नहीं है, टिकट्स भी शायद पूरे नहीं है इनके हलकों में। मैं बहरहाल आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि मैं, क्योंकि हम कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते बिकॉज बीइंग द पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो मैं जनूबी पंजाब पे, क्योंकि हमने ये अश्योर ज़रूर करना है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। एक कम्प्लीटली हमें 2 बड़े बैड सिग्नल्स मसूल हुए हैं, जो एक कराची के इलेक्शन में MQM और TLP वाला, और एक रीसेंट पास में कैंपेन के दौरान वो नज़ीर चौहान साहब को और वहाँ पे जो PTI के कैंडिडेट थे वो फायरिंग का वाक़या। तो हम अश्योर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल एक डी वेपनाइज्ड असले के बगैर एक फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट जिसमें वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। तो मुझे एक पल्स तो आ रही है। मैं इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं पल्स फील कर सकता हूँ और मैं ये देख सकता हूँ कि कम व बेश फेयर असेसमेंट पे मैं आपसे कहूँ कि ये 17 से 18 सीटें मुस्लिम लीग बड़ी वाज़े तौर पे जीत रही है। 1-2 में हमारा कंटेस्ट है। होपफुली ये जो इमरान खान कह रहे हैं 20 की 20 सीटें जीतने, अब वो हमायत हासिल नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो कुछ सीटें जीत जाया करते थे। अब अवामी हमायत की बात है और वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग के साथ है। सर, बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो बोया था वो काट रहे हैं। कैसे बोया था, कैसे काट रहे हैं, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान ने जो बोया वो काट रहे हैं, मगर मौजूदा हुकूमत खबरदार रहे कि वो आज जो बोएगी कल काटेगी। अगर कवानीन और इदारों को मुखालिफ आवाज़ें दबाने के लिए इमरान खान की तरह इस्तेमाल किया गया तो आइंदा खुद भी नतीजा भुगतेगी। आज इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सहाफ़ियों को निशाना बना रही है, इस हुकूमत की कार्रवाइयों को फाशिज़म करार दे रहे हैं। मगर सहाफ़ियों और मीडिया चैनल्स के खिलाफ कदगने, हमलों और इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला एक बार फिर पाकिस्तान में 2014 से शुरू हुआ है। उससे पहले जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद 2008 से 2014 तक मीडिया पर हुकूमत, अपोजिशन, यहाँ तक के इदारों पर खुलकर तनकीद होने लगी थी, मीडिया आज़ाद होने लगा था। मगर 2014 के बाद कदगनों का मकसद इमरान खान की मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराना था। ज़्यादा बड़ा मकसद इदारों की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को खामोश कराना और इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठवाना था। और ये मुदाखलत इमरान खान के हक़ में थी, इमरान खान को हुकूमत में लाने के लिए थी। इमरान खान थे तो अपोजिशन में, मगर उन पर तनकीद की तो चैनल को ही ऑफ एयर कर दिया गया। तनकीद करने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, उन पर लिफाफे लेने के इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी किरदार कुशी की गई, मीडिया दफातर पर हमले किए गए। जियो न्यूज़ इसका शिकार हुआ है। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर धरने के दौरान मुसलसल हमले किए जाते रहे। जियो न्यूज़ को कवरेज से रोक दिया गया, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इमरान खान ने मजम्मत के बजाय इसका दिफा किया और कहा कि जियो न्यूज़ अपनी रिपोर्टिंग ठीक करे। जी जी, औरों को भी करते हैं यार। जी जी, जोश कारकुन ने आके हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा, हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा गया। दुनिया टीवी किससे ताल्लुक है आपका? मैं जियो से हूँ। जियो से? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गया। जियो को, वो जियो को कहो रिपोर्टिंग ठीक कर दे। फिर जब इमरान खान इख्तिदार में आए तो मीडिया पर आयद पाबंदियों में मज़ीद इजाफा हो गया। हसास मौज़ूआत पर बात करना तो दूर की बात, सिर्फ सियासी तनकीद करने पर प्रोग्राम ऑफ एयर कराए गए, एंकर्स को चैनल से निकलवा दिया गया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि 2019 में मेरी यह खबर पर वज़ीर आज़म इमरान खान इतने नाराज़ हुए कि एक अहम सरकारी एहलकार के जरिए हुक्म दिया गया कि अंसार अब्बासी को
रात 9 बजे से पहले निकाल दें वरना जियो न्यूज़ बंद कर दिया जाएगा। खुद हमारे प्रोग्राम को मुतादिद नोटिस मिले। पेमरा की तरफ से हमें बार बार खबरदार किया गया, यहाँ तक कि इस प्रोग्राम में जब हमने चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो पर सवाल उठाया तो हुकूमत ने पेमरा के जरिए हमें मुल्क से बगावत का नोटिस भिजवा दिया। यानी चेयरमैन नैब पर तनकीद मुल्क से बगावत ठहरी। मीडिया चैनल्स पर दबाव डाला गया कि तनकीदी सहाफ़ियों को फारिग करें। हुकूमत मुखालिफ एंकर्स को ऑफ एयर कराया गया। सिर्फ यही नहीं, तनकीदी ट्वीट्स तक डिलीट कराई जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने बताया कि इमरान खान के दौर में ट्वीट्स को मैनेज किया जाता था। नाम लेंगे, आपको याद होगा मतलब खान साहब ने आज इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को कितना यूज़ किया अगेंस्ट मीडिया। बाकी छोड़ दें, इन्होंने यहाँ पे जर्नलिस्टों के ट्वीट्स, खान साहब के ऑफिस में बाकायदा जो टीमें बैठती हैं, ये जर्नलिस्टों के ये ट्वीट्स बैठ के मॉनिटर करती थी कि फ़लाँ ट्वीट जो है ये क्यों हुआ है हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़। इससे पहले खुद कोशिश करते थे कि ये इसको डिलीट कर दिया जाए। अगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती थी तो पिंडी इस्लामाबाद ये आपकी जाके आप पारा की ये हेल्प ली जाती थी कि आप फलां जर्नलिस्ट को फ़ोन करें, उसको कहें ट्वीट ये डिलीट करें। बड़े बड़े जर्नलिस्टों को फ़ोन जाते थे और उनको थ्रेट्स जाती थी। क्यों जाती थी? कि खान साहब चाहते थे ट्वीट्स जो है डिलीट करें, लीव अलोन। आप उस पर टीवी शोज़ तो अलहदा की बात है ना, या कालम अलहदा की बात है। इतना मॉनिटरिंग हो रही थी कि आप अपनी मर्जी का ट्वीट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकते। बहुत सारे इस्लामाबाद में आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे, ये बात आके आपको बताएंगे। खैर, इस ग्रुप में भी बहुत सारे सहाफ़ी इस बात के गवाह हैं। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपने अपने ट्वीट्स डिलीट किए। इमरान खान को तो इस बात पर भी एतराज़ था कि जब भी मुश्किल हालात होते हैं तो मीडिया आवाम के पास क्यों पहुंच जाता है और क्यों पूछता है कि कहाँ है नया पाकिस्तान। मैं देखता हूँ ये बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता है हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा है। ये हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं, हर वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान? तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोज़गार हैं। तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। और बात सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट तक महदूद नहीं रही। चैनल इंतजामिया को दबाव में लाने के लिए गिरफ्तारियां भी की गई। मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को 34 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पूरे मुल्क में जियो की नशरियात भी बंद कर दी गई। फिर उन्हें 8 महीने तक कैद में रखा गया और फिर वो इमरान खान ही की हुकूमत में बाइज्जत बरी हुए। यानी झूठा मुकदमा बनाया गया सिर्फ कैद में रखने के लिए। इमरान खान के दौर में उन सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया जो उनके नाकिद समझे जाते थे, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, असद तूर हो या अफसार आलम हो। सहाफ़ी हामिद मीर को ऑफेयर किया गया। इमरान खान ने हुकूमत में हर तरीके से इख्तिलाफ राय और खुद पर तनकीद को दबाने की कोशिश की। पेमरा के जरिए चैनल्स को बंद करने की कोशिश की। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की फहरिस्त में शामिल किया। इमरान खान के अलावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और 37 दीगर हुक्मरानों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। और इसकी वजह के बारे में रिपोर्ट में बताया गया था कि ये तमाम 37 हुक्मरान सेंसरशिप के जरिए सहाफ़ियों को जेल में डालकर या उन पर तशद्दुद के जरिए आज़ादी सहाफ़त को कुचलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में रिपोर्ट में लिखा गया कि उन्होंने 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी। उनके दौर में जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई और सिविलियन बालादस्ती के बजाय डीप स्टेट मजबूत हुई। आलमी इदारे ने इमरान खान की मीडिया पॉलिसी को डिक्टेटरशिप से तशबीह दी और फिर आखिर में इमरान खान हुकूमत ने हर शहरी का आज़ादी इजहार का हक छीनने की कोशिश की। हुकूमत जाने से पहले पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की कोशिश की ताकि मीडिया चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। फिर पीका ऑर्डिनेंस ले आए और ये मामला सिर्फ मीडिया से मुताल्लिक नहीं था बल्कि हर शहरी से मुताल्लिक था, क्योंकि एक आम शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फेसबुक, ट्विटर पर कुछ लिखने, यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर भी उसे जेल में डाला जा सकता था और 6 महीने तक बगैर कुछ साबित हुए उसे जेल में रखा जा सकता था, क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस के बाद किसी भी शख्स को शिकायत पर फौरन गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी ज़रूरत ना होती और ज़मानत भी नहीं मिल सकती थी। साथ ही सज़ा भी बढ़कर 5 साल कर दी गई थी। 2016 में जब नून लीग पीका कानून लाई तो इमरान खान अपोजिशन में इस कानून के खिलाफ थे, मगर हुकूमत में आकर उसे मज़ीद सख्त कर दिया। नवाज शरीफ कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की
जुबान बंद करने की कोशिश की, आजादी राय को नुकसान पहुंचाया। हम किसी सूरत लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। आप मीडिया को रोक नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन को नहीं आप रोक सकते। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है कि उनको पकड़ के जाके हिरासत में ले लें? अगर हुकूमत में आगे नून लीग के दौर के कवानीन की तारीफें भी की और कहा कि उनको इन्फोर्स भी किया जाएगा, मज़ीद सख्त भी किया गया। ये तो आपको मालूम है पिछली गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस्ड है, 2016 PMLN की गवर्नमेंट थी। हाँ जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, तो हमने फैसला किया है कि वो दुरुस्त फैसला था PMLN गवर्नमेंट का, और उसको हम जो है एक इम्प्लीमेंटेशन मोड में उसको ला रहे हैं। इस वक्त भी कानून को मज़ीद सख्त करने के लिए फौज और अदलिया पर तनकीद का सहारा लिया गया। सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है जो जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे यहाँ फौज के ऊपर जिस तरीके से जो है वो एक तमाशा बनाया गया है, एक इदारे को पूरे का पूरा लेकर के इन्होंने उसको जो है रिडिक्यूल किया है, और फिर ये एक पूरा हमें पता है बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो गैंग के तौर के ऊपर ये डिफेमेशन कैंपेन चला रहे हैं। और फिर बगैर कुछ साबित हुए 6 माह तक गिरफ्तार करने को भी जायज़ करार दिया गया। 6 महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तज़हीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो उस 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा और 6 महीने तो अंदर रहेगा ना सर। 6 महीने फ्री स्पेस और फ्री स्पीच का क्या बनेगा? हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, तो फिर आपके 302 ही खत्म करता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं। और एक टीवी चैनल पर मुराद सईद के हवाले से बात करने पर इमरान खान के दोस्त मोहसिन बेग को घर पर उनके छापा मारा गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और दिलचस्प बात यह थी कि मुकदमा सुबह लाहौर में दर्ज हुआ और आधे घंटे बाद इस्लामाबाद में उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अदालत ने FIA की इस गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया, मगर तहरीक इंसाफ ने इसका भी दिफा किया। FIA को क्या फलां के घर में घुसने की जरूरत थी या केस दायर करते तरीके से, आप उस पर फोकस करें। देखिए ना, अब अभी आप फायर हुआ, केस तो दायर हुआ है ना, उसके बाद ना पाकिस्तान में हो जाएगा कि केस दायर होगा, कोई फोन करेगा तो उसके बाद वो खुद ही हाजिर हो जाएगा, वो कहेगा सर मुझे हथकड़ियां लगा लें। इस तरह नहीं होता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। सेक्शन 54 जो CRPC का है वो अलाउ करता है छापा मारने को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, उनकी किरदार कुशी की गई। उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाया था तो खुद गुजरा उन पर तनकीद करते। हालांकि खुद अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि वो मुशावरती अमल का हिस्सा रहे, मगर जब ऑर्डिनेंस आया तो उन्हें ख्याल आया कि इस ऑर्डिनेंस में मिसयूज और अब्यूज़ के इम्कानात हैं। उस पूरे प्रोसेस का यकीनन हिस्सा था, मुझे पता था ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस आया तो मुझे भी ये ख्याल आया कि इसमें मिसयूज़ और अब्यूज़ की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर किसी भी एजेंसी को बमाए FIA के अनलिमिटेड पावर्स दे दी जाए तो सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन को रोकना बड़ा मुश्किल है। और फिर अदालत में भी अटॉर्नी जनरल ने मौका अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म को इस कानून के हवाले से बताया गया तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया। और इससे पहले खुद इमरान खान ने 28 फरवरी को कौम से खिताब में पीका ऑर्डिनेंस का दिफा किया था। तो उसकी बात यह है कि इस कानून के दिफा के लिए इमरान खान ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे संगीन मामले का सहारा लिया, हालांकि इस हवाले से कवानीन पहले ही मौजूद थे। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था, इस पे सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है। 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसके अंदर घर की औरतों को तंग किया हुआ है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही हैं। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन और आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की तौहीन करके जारी किया गया। खासतौर पर यह ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A के मुनाफी है। इसके अलावा दायरा अख्तियार की पेशगी शराइत भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाता है। इस समाअत के दौरान भी जस्टिस अतर मिनल्लाह की भरपूर किरदार कुशी की गई थी, मगर सोचिए अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता और आज इस हुकूमत के पास बगैर किसी मुकदमे के 6 माह तक गिरफ्तार रखने का इख्तियार होता तो क्या तहरीक इंसाफ आज खुश होती?
ये आज तहरीक इंसाफ भी सोचे और PDM की हुकूमत भी सोचे कि जो हथियार आप आज़ादी इजहार या अपनी मुखालिफ राय को दबाने के लिए आज इस्तेमाल करेंगे, वो कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान फ़ौज और अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस हुकूमत को घर भेजे और इंतखाबात कराए। और जब गुज़िश्ता अपोजिशन ये तनकीद करती थी कि फ़ौज इमरान खान की हुकूमत की बैसाखियाँ ना बने और साथ ही 2018 में इलेक्शन रिगिंग के इल्ज़ाम लगाती थी, तो देखिए इमरान खान कितना शानदार दिफा करते थे। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। नैब पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इदारों में से एक है और मुतनाज़ तरीन नैब की तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन जैसे जावेद इकबाल रिटायर तो हो गए हैं, मगर इल्ज़ामात उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बतौर चेयरमैन नैब उन पर सियासी वाबस्तगी रखने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने और हिरासानी का इल्ज़ाम तो लगता ही आया है, मगर अब बतौर सरबरा लापता अफराद कमीशन भी जस्टिस जावेद इकबाल मजीद मुतनाज़ हो गए हैं, क्योंकि उन पर कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं लगा है बल्कि खातून को हिरासां करने का इल्ज़ाम लगा है, और वो भी एक ऐसी खातून के साथ जिनका शौहर लापता हो गया था और वो अपने शौहर की गुमशुदगी की शिकायत लेकर जस्टिस जावेद इकबाल के पास गई थी, क्योंकि जावेद इकबाल ही उस वाहिद हुकूमती फोरम के सरबराह हैं जो लापता अफराद के अहले खाना की शिकायत सुनता है। मगर शिकायत क्या सुनी जाती, उल्टा खुद वो खातून ही जावेद इकबाल की हिरासानी का शिकार हो गई। आज ये मामला पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी डिस्कस हुआ। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने जैसे जावेद इकबाल के बारे में कहा कि कुछ लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। आमना मसूद जंजुआ ने साबिक चेयरमैन नैब के बारे में बात की है। चेयरमैन नैब ने खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, शादी की क्या ज़रूरत है। इस मौके पर नवाब शेर वसेर ने कहा कि इस मामले को बहुत सीरियस लेना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कल जैसे जावेद इकबाल को कमेटी में पेश होने की हिदायत कर दी है। इससे पहले चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने तैयबा गुल के मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इम्कान जाहिर किया था, जिसमें तैयबा गुल नामी खातून ने जस्टिस जावेद इकबाल पर बतौर चेयरमैन नैब हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया हुआ है और उसकी मुबैना ऑडियो और वीडियो भी सामने आ चुकी है। जबकि जस्टिस जावेद इकबाल पर हालिया संगीन इल्ज़ाम कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना मसूद जंजुआ ने लगाया था। आमना मसूद जंजुआ के मुताबिक खातून उनके दफ्तर में आई और बहुत रोईं, फिर ये कहा कि वो आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाएंगी, क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल ने उनसे कहा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। जो फैमिली है एक मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आकर रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा। ये हालत है उस कमीशन की जहां ख़वातीन को अपने प्यारों की तलाश और उनकी मालूमात हासिल करने के लिए कई बार जाना पड़ता है, उसके सरबराह से मिलना पड़ता है, मगर वहां उन्हें खुद तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा और उल्टा उन्हीं ख़वातीन को हिरासा किया जाएगा। तो ऐसे कमीशन से मिसिंग पर्सनस के अहले खाना को किसी रिलीफ की क्या तवक्को हो सकती है? ऐसे शख्स से किसी को भी क्या तवक्को हो सकती है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।